अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीके इंसाफ की हुकूमत के लिए हर नया दिन एक नई मुश्किल पैदा कर रहा है। एक तरफ मुश्किलात में घिरी मईशत है तो दूसरी तरफ कभी अपोजिशन हुकूमत पर चढ़ाई कर देती है, कभी हुकूमत इत्तेहादी नाराज़ हो जाते हैं तो कभी अब पार्टी के अंदर ही फूट पड़ जाती है। खबरें हैं कि पंजाब असम्बली के 20 अरकान जिनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है, जो कि वाज़ेह इशारा है कि ये 20 अरकान पार्टी से हटकर भी एक साथ हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब में नाराज़ अरकान असम्बली ने अवामी फ़ंड्स और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों की तकसीम में नज़रअंदाज किए जाने पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, जबकि इन 20 MPAs का ताल्लुक डीजी खान, भक्कर, लिया, विहाड़ी, हाफिजाबाद, चिन्नौट, सरगोदा और रावलपिंडी से है। तहरीक इंसाफ के अपने MPAs के नाराज़ होने से पहले पंजाब में तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी काफ लीग ने भी हुकूमत को एक हफ्ते की मोहलत दी थी और मुतादिद अजला में मुकम्मल इंतजामी इख्तियारात ना देने पर काफ लीग ने अपनी तशवीश का इजहार किया था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी पंजाब में फंड्स की दुरुस्त तकसीम ना होने पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ वजीर आज़म को एक ख़त भी लिख चुके हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग और काफ लीग में पंजाब की सतह पर राब्ते बहाल हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ हुकूमत का साथ छोड़ने पर नून लीग जो है मुस्लिम लीग काफ के साथ हाथ मिला सकती है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो पंजाब फिर ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के हाथों से निकल जाएगा और पंजाब हाथ से निकलने के बाद तहरीक इंसाफ की विफाक में हुकूमत ज़ाहिर है ये भी ख़तरे में आ जाएगी। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म पंजाब में जारी एक जो सियासी हलचल है इस पर खामोश क्यों हैं। पंजाब बैड गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल बन चुका है, लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म जो हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ना हटाने की ज़िद पर अड़े हुए हैं। मैं बात करूँगी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नाराज़ रुकने पंजाब असम्बली कहना चाहिए तहरीक इंसाफ से, इनका रुकन है अली रज़ा खान खाकवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब आपका। अली रज़ा साहब, आप लोगों की जो शिकायत हैं तरक्याती फ़ंड्स का ना मिलना, आप लोगों को इस तरह इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, आप लोगों की पार्टी के लोग भी इसको बिल्कुल जायज़ समझते हैं। आप फवाद चौधरी साहब की मिसाल हमारे सामने है, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब से बाकायदा इस पर वाज़ेह तौर पर ख़त लिख चुके हैं, बात कर चुके हैं कि जो पंजाब है जो अपनी आइनी एक ज़िम्मेदारी है इसको पूरी नहीं कर रहा है। तो इलेक्शन तो आप लोग ने क्या इस हवाले से डायरेक्टली वज़ीर आला पंजाब से आप लोगों ने बात की है कि कल को आप लोगों को दोबारा भी अपने हलकों में जाना है, इलेक्शंस जब नए इलेक्शंस होंगे आप लोगों ने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं होंगे, क्या जवाब आप लोगों को दिया जाएगा? सबसे पहले तो मुझे बताएं कि उनसे आप लोगों ने बात की है डायरेक्टली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाजिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपके चैनल के ही थ्रू कि आप लोगों ने हमें मौका दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि हम 20 लोग हैं जो इकट्ठे हैं। जो असल बात मैं आपके थ्रू कन्वे करना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो किसी चैनल्स पर ये चीज़ चली कि जी PTI के नाराज अरकान, कहीं पर कहा गया कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक। एक चीज मैं आपके चैनल के थ्रू ये कन्वे करना चाहता हूं कि पहली दफा है हम लोग ये कन्वे कर रहे हैं कि हम लोग कोई वी आर PTI, वी आर विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ हैं और हम इमरान खान साहब ही की वजह से चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के साथ हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब की चॉइस है, उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है, हम उनके साथ हैं। तो कॉम्प्रोमाइज हुआ कि वजीर आजम की वजह से आप उनके साथ हैं, अदरवाइज आप उनके साथ नहीं हैं। उसकी वजह देखिए उसकी वजह ये कि देखिए हम सारे जो PTI है हम सारे लोग इमरान खान साहब के विजन के ऊपर खड़े हैं। खान साहब हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो बेहतर सोच रख सकते हैं, जो मुल्क की खातिर सोच रहे हैं, हमें वोट भी उनके विजन की वजह से ही मिला है। हम लोग ये बात करना चाह रहे थे आपसे कि आपके थ्रू आगे पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, सिर्फ हमारा एक ये सिस्टम था कि चीफ मिनिस्टर साहब, हमें उनसे कोई नाराजगी नहीं है और ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं है। हम सब दोस्त जो हम ख्याल दोस्त हैं हम इकट्ठे हुए हैं और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से CM सेक्रेटेरिएट को स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, उस तरीके से CM सेक्रेटेरिएट स्ट्रांग नहीं है।
अच्छा। उसकी वजह ये है कि हम लोगों की नुमाइंदगी, हम लोग जो पार्लियामेंटेरियंस अवाम के नुमाइंदे हल्के से बनकर यहाँ पर आए हैं, तो हमारा जो ऑफिस है वो तो सीएम ऑफिस है ना जी। हाँ जी अली Allegiance साहब, मांगते हैं मैंने अपने प्रोग्राम में खबर की थी कि बुज़दार साहब के डीजी खान में 55 अरब के तरक्याती मंसूबा जात के बाद फिर मियाँ वाली में भी 90 अरब 31 करोड़ के 25 अवामी फलाह के जो मंसूबा जात है उन पर काम शुरू हुआ। तो जब उन जगहों पर काम हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, डीजी खान में हो रहा है, लैया में हो रहा है, उधर मियाँ वाली में हो रहा है, तो आप लोगों के जो इलाके हैं उनको तरक्याती फंड्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये सवाल, ये किसी ने इस पॉइंट को रेज नहीं किया वज़ीर आला के सामने? जब आपके इलाके में तरक्याती फंड्स पहुंच सकते हैं तो हमारे इलाकों, आपने अगर कल को जवाब दे होना है, हमने भी जवाब दे होना है, तो ये बात किसी ने नहीं की वज़ीर आला के सामने? बिल्कुल ऐसे शादिया, ये बात हम लोगों ने की, और ये हमारा जो ये दोस्तों का ग्रुप बना है ये दिसंबर में, क्योंकि बातें तो पहले चलती आ रही थी, लेकिन हम लोगों के आपस में कुछ पुराने ताल्लुकात भी हैं, दोस्त भी हैं, क्लास फेलोज भी हैं, हम लोगों ने दिसंबर में बैठ के, क्योंकि इस चीज को अभी राउंड अबाउट कोई 1.5 माह के राउंड होने लगा है, हाँ। तो हमने कोई दिसंबर में बैठ के ये चीज डिसाइड की कि उसमें हमें कोई इस चीज से भी फर्क नहीं है, बिल्कुल डीजी खां में काम होने चाहिए, बहुत बैकवर्ड एरिया है, मियाँ वाली बहुत बैकवर्ड एरिया है उसमें भी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी इग्नोर ना किया जाए, सही, इधर भी काम हो, हम सारे जितने भी दोस्त हैं, हम सारे हमारे तरक्याती फंड्स का ही और कुछ आते हैं? बुज़दार साहब की क़यादत में काम करने से कुछ और भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या सिर्फ तरक्याती फंड्स ही आप लोगों का इस वक्त मेन इशू बना हुआ है? जी, उसमें मैं बताता हूँ जी, उसमें और भी काफी सारे मसाइल हैं, जिसमें मिसाल तौर पे तरक्याती तो है ही हैं। हाँ। उसमें एक तो हम ये समझते हैं, हमें बुज़दार साहब की क़यादत पे भरपूर एतमाद है। शायद ये चीज बड़ा मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ कि बुज़दार साहब की क़यादत में हमें भरपूर एतमाद है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस तरह एक र्यूमर एक क्रिएट हुआ है कि जनाब अली सीएम सेक्रेटेरिएट फाल नहीं है, और क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, आप यूं कह सकते हैं कि वो लोग जो है सीएम सेक्रेटेरिएट की बात को नहीं सुनते, हमारा इस चीज से इख्तलाफ है। हम चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी अपनी डोमेन में काम करे, सीएम सेक्रेटेरिएट अपनी डोमेन में काम करे। ब्यूरोक्रेसी सीएम की नहीं सुनती, सीएम आपकी नहीं सुनते, तो सूबा चल कैसे रहा है समझ नहीं आ रही है। यही तो मैं पूछ रही थी, सूबा चला कौन रहा है? सर हम ये बात करते हैं, देखें जी, अभी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं या आईजी साहब आए हैं, हमें उन पे भरपूर एतमाद है। आप जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमें उन पे भरपूर एतमाद है कि एज ए ऑफिसर, एज ए पर्सन बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं वो। हम ये चाहते हैं कि हर कोई अपने डोमेन में रहकर काम करे, और उसमें हमारा जो असल मौक़िफ़ है वो ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी और सीएम सेक्रेटेरिएट एक र्यूमर क्रिएट हो गया। आप मीडिया वाले हैं, आप इस चीज को ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि जनाब सीएम साहब बैकफुट पे कर दिए गए हैं और ब्यूरोक्रेसी को आगे कर दिया गया। हाँ। लोग कहते हैं कि जी एक हवा क्रिएट हुई है कि जी चीफ सेक्रेटरी साहब को एम्पावर कर दिया गया है या आईजी साहब तो क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त सेक्रेटरी पावरफुल है? वो तो बुज़दार साहब की भी नहीं सुनते। देखिए, हम तो नहीं, एज फार एज जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी साहब की बात है, हम ये समझते हैं कि उन्हें काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और अपना रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो एक ये र्यूमर क्रिएट हुआ है तो इस र्यूमर को भी खत्म करना चाहिए, कि यानी ये एक मैसेज हर तरफ जाना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी, सीएम साहब दोनों, हर कोई ऑन द सेम पेज है, और हमें लोगों को जवाब देना पड़ता है। तो मैसेज तभी जाएगा ना जब हर कोई अपने डोमेन में काम। आपकी बातों का लुबे लुबाब ये है कि हर कोई एक दूसरे के अंदर जो है ना वो घुसकर काम करने की कोशिश कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो सीएम सेक्रेटेरिएट को ऑफिस में इंटरफेरेंस कर रही है, उनकी बात नहीं मान रही है। चीफ सेक्रेटरी बुज़दार साहब की नहीं सुन रहे हैं, बुज़दार साहब आप लोगों की सुने। बड़ी खिचड़ी सी मची हुई है, जिसकी वजह से आज नौबत यह है कि आप लोग अपनी ही पार्टी से आप लोग नाराज हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अली रज़ा खाकवानी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने एक अरसे के बाद मुझे मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त दे दिया है, बहुत शुक्रिया।
भट्टी साहब, आजकल सियासी हलकों में जो डिस्कस हो रहा है, आपने यकीन कहते कोई बात नहीं आजकल सियासी हलकों में जो डिस्कस हो रहा है, कोई इन हाउस चेंज की बात कर रहा है, कोई मिड टर्म इलेक्शंस की बात कर रहा है, पंजाब में बुज़दार साहब की तब्दीली की बात हो रही है, फिर पीटीआई पंजाब के नाराज अरकान, अभी आपने सुन ही लिया होगा अली रजा साहब की बात। इवन के फवाद चौधरी साहब ने भी ये भांप लिया कि चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बनने की पूरी कोशिश करेंगे। इत्तेहादियों का नाराज होना, हुकूमत का मनाना, फिर सोने पे सुहागा ये हुआ, फिर आटे का बहरान आ जाना, ये मुश्किलात इनकी नाअहली की वजह से सामने आ रही हैं या वाकई कुछ साजिश है पैदा की जा रही हैं खान साहब की हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए, गिराने के लिए? पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये मेरा भाई जो बोल रहा था, वज़ीर आज़म पर भरपूर एतमाद है, वज़ीर आला पर भरपूर एतमाद है, चीफ़ सेक्रेटरी आईजी पर भरपूर एतमाद है, सब ऑन सेम पेज पर हैं। इनको मुझे लगता है फिर एक नरेंद्र मोदी बाकी बचते हैं, उनसे ये तंग थे। अब उनका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकती। और इमरान खान साहब तो रोज़ ट्वीट कर ही देते हैं कि वो हिटलर जैसा है, फाशिस्ट है। तो ये है वो ग्रुप जिसको मुबैना तौर पर बुज़दार साहब ने ख़ुद खड़ा किया। वो नहीं, एक मरतबा आया था, कहीं बाहर गए थे तो एक बंदे ने कहा था एक बूढ़ी माई को कि अम्मा ये वो बंदा है जड़ा शहबाज शरीफ की जगह पर लग गए। और फिर वो जो एक पानी बारिश में वो जो सवारियां बिठाते हुए धर लिए गए थे बुज़दार साहब, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं भी सीख रहा हूँ। तो ये चूँकि पंजाब में इतना ज़्यादा सीखा नहीं जा सकता इतने टाइम जितना इन्होंने लगा दिया था, तो वो अब उनको दे दिया। इसलिए एक ग्रुप तो ये है जो बुज़दार साहब ने मुबैना तौर पर ख़ुद खड़ा किया कि भाईजान मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो जो पहली सीट पे हूँ, कहीं ये सीट ही ना चली जाए, तुम लोग बोलो। और वो बेचारे अब क्या बोलें, यानी वो बात भी करना चाहते हैं, वो पीएम साहब को भी नाराज़ नहीं करना चाहते, वो सीएम साहब की बात पहुंचाना चाहते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी और आईजी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। बस वो कहते हैं कि र्यूमर जो है ना ये ख़त्म हो जाए। भाईजान 72 साल हो गए, हम र्यूमर्स को ख़त्म नहीं कर सकते, आपके 20 लोग हम ख्याल क्या ख़त्म करेंगे। दूसरा एक ग्रुप है जो फंड्स और वजारतों का चक्कर में है, जिनको वाकई फ़ंड्स चाहिए। जैसे आपने बताया कि और डीजी खान और मियाँ वाली में अगर ये सच साबित समझ लिया जाए तो इसका मतलब है 1 खरब 45 अरब रुपए लग गए। तो इतने पैसे पूरी बाकी पंजाब असम्बली को नहीं मिले। तो इसलिए एक वो है, और कुछ लोग वजारतों के चक्कर में कि हमें भी वजारतें दी जाएँ, तो वो हैं। तीसरा एक ग्रुप है जो बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ है, जो चाहते हैं कि बुज़दार साहब तब्दील हो। वो हैं वाकई ग्रुप, वो कोई 40-45 करीब लोग हैं। वो वक्तन फ़वक्तन लेफ़्ट राइट अखबार वालों को भी बताते रहते हैं, टीवी वालों को भी बताते रहते हैं, फवाद साहब को भी बताते रहते हैं, बाकियों को भी। कोई जान छुड़ाएं यार, कोई पंजाब पानीपत है, पंजाब हाउस ऑफ शरीफ का गढ़ है, वगैरह वगैरह, इसको करें। जहाँ तक ये जो आपके इत्तेहादियों का और बाकियों का है, तो ये सारे एक जगह नहीं, पूरी जगह आग लगी हुई है। कैसे मरकज़ में आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह जी MQM जिनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड यही है, रूठना मनाना, रूठे हो तुमको मनाऊं कैसे। हाँ। वो हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। एक दिन वो मकबूल सिद्दीकी साहब नीचे गए कोई चंद दिन पहले अपने तय खाने में, कागज़ मिला, उन्होंने कागज़ खोला तो उस पर वो 13 नुकात लिखे हुए थे जो PTI के और उनके साथ मुआहदा हुए। तो उनको पता चला कि फ़रोग नसीम तो हमारा वज़ीर ही नहीं है और हमें तो 65 अरब देने थे, और हमारा गारंटर तो सदर मुमलकत जो आटे से लाइल्म है और एक्सटेंशन समरी से भी लाइल्म है, सदर मुमलकत। और इमरान इस्माइल वो जो ऑपोजिशन बड़े मजे से इस वक्त का तमाशा देख रही है, कभी इत्तेहादियों की नाराज़गी देख रही है तो कभी इनके अपने जो लोग हैं उनकी नाराज़गी देख रही है। आप देखें, एक बड़ा अच्छा एक माहौल बन गया था जब आर्मी एक्ट तरमीम में ऑपोजिशन ने साथ दिया। फिर फैसल वाडा का एक एक्ट सामने आ जाता है, वो बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ता है। फिर अब ये लोग हैं, फवाद चौधरी जो है वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक खत लिख देते हैं, भी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। यहाँ पर ऑपोजिशन तो लगता है बड़े मजे से इनका तमाशा देख रही है। वो कह रहे हैं अपनी हरकतों से, अपनी नहलियों से खुद जाएंगे, इनको किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है। खुदा का खौफ, यानी खुदा का खौफ, खेत मिट्टी अपोजिशन, ये सब तमाशे हैं। आप देखते जाएं ये, और ये MQM GDA, ये हम ख्याल ग्रुप, ये यार मोहम्मद रिंद बलूचिस्तान में, ये इधर असम्बली में जो वजारतों के चक्कर में है। इसमें 2 वजह हैं, सिंपल अगर आपको सिंप्लीफाई करें, टाइम कम। एक तो वजह ये है कि
ये सियासत है हमारी, मंतक लेस, असूल लेस और इखलाकियात लेस, पैसा, फंड्स, वजारतें, अपने फ़ायदे। दूसरा, 17 महीनों में इमरान खान साहब ने जो MQM से प्रॉमिसेस किए थे, कराची 14 सीटें हैं वो नहीं कर सके, जो पंजाब में परफॉर्मेंस का लेवल होना चाहिए था वो नहीं हुआ बिल्कुल, और जो बलूचिस्तान में वादे थे वो पूरे नहीं हुए, जो मरकज़ में थे वो पूरे नहीं हुए। तो ये दोनों मिल के, लेकिन सारा ये कंपनी की मशहूरी है। अच्छा चले आगे बढ़ जाते हैं। अपनी आटे पे जो आपने आटे का बहरान बड़ा संजीदा मसला है, सीरियसली इस पे आपने जो नज़म है ज़रा वो तो सुना दें फिर। मुझे आपको इस पे मुबारकबाद देनी चाहिए कि मेरे सदर मुमलकत को आटे का इल्म नहीं था, आपको इल्म है, इस पर आपको मुबारक हो। जैसे एक मरतबा प्रिंस विलियम आया था ना, तो वो बुज़दार साहब से मिला था, तो सोशल मीडिया पे मुबारक दी थी कि इतने करीब से प्रिंस विलियम को देखने पर बुज़दार साहब को मुबारकबाद। तो ये तीन चार शेर हैं। लमियां ज़बानां ते अकलां दा घाटा, लमियां ज़बानां ते अकलां दा घाटा, बंदा सस्ता ते महंगा आटा। की कहंदा साएं इमरान खान साहब के लिए, की कहंदा साएं, की कर रहे हैं? हर गल भुल्ली होश कर चाचा, और है तू तां तमाशे मुकान आया सी, तू तां तमाशे मुकान आया सी, तू तां आपे ही ला लिया एक वखरा तमाशा। अच्छा, अब आप अगला ये जो शेर है, किधरे बुज़दार ते किधरे बुज़दार प्लस, रोज़ बौंगियां ते रोज़ स्यापा, सदर नू पता नहीं, ये है सदर नू पता नहीं। वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा कि मैं भी अपनी तनख्वाह में मेरा भी गुजारा नहीं होता, तो सदर नू पता नहीं, वज़ीर आज़म आपे तंग, अखां विच अथरू ते बुलियां ते हासा। और आखिरी शेर है, धोती रह गई, धोती रह गई बुनैन, चीरे वालिया वेखदा आई वे मेरा लौंग गवाचा। वाह, बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत करने के लिए डिवोर्स पहुँचे हैं, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात अमरीकी सदर ट्रंप से हुई। जुलाई 2019 के बाद से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर ट्रंप की वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के सालाना इजलास पर आज ये तीसरी मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी उमूर ज़ुल्फ़ी बुखारी भी मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान का मसला बड़ा है और अमरीका के सदर के साथ इस मसले पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी वाज़े किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है, जबकि इसी मुलाकात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर मसला कश्मीर हल करने के लिए सालिसी की भी पेशकश की। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर सकता हूँ। सवाल यह है कि पाक अमरीका ताल्लुकात में फिर से बेहतरी आ रही है, क्या ये बेहतरी देर पा है या फिर अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला और अफ़गान अमन मामले में अमरीकी मफादात से मशरूत है। इस पर मैं बात करूँगी साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कुसूरी साहब आपका। कुसूरी साहब, वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में शिरकत के लिए डिवोर्स में इस वक्त मौजूद हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई है, तीसरी ये मुलाकात है। यकीनन इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म जो है मईशत, कारोबार, सरमायाकारी पर ज़ाहिर है पूरी दुनिया के सामने वो अपना विजन भी रखेंगे। कितना अहम है ये दौरा, किस लिहाज से आप समझते हैं कि इस दौरे की बहुत अहमियत है? जहाँ तक ये दावोस की समिट्स हैं बड़ी यूज़फुल होती हैं। मैं तो कई दफ़ा यहाँ गया हूँ। सारी दुनिया के सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, यहाँ के बिजनेस लीडर्स भी आए होते हैं और एक नादर मौका मिलता है जिस मुल्क की भी क़यादत जाए। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा मुनासिब फ़ैसला किया है कि वो खुद जाएंगे। एक बड़ा पॉजिटिव इमेज मिलता है मुल्क को
और वहाँ बहुत से ऐसे फोरम्स होते हैं जिसमें मसलन आप पाकिस्तान को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक बड़ी पॉजिटिव इमेज, मुस्बत इमेज पाकिस्तान की दी जा सकती है। जहाँ तक आपने कहा वर्ल्ड लीडर्स, कई वर्ल्ड लीडर्स वहाँ आए होते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप भी आए हैं, और इसमें कोई शक ही नहीं कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात किसी भी वर्ल्ड लीडर से हो तो उसकी एक अपनी अहमियत होती है, सारी दुनिया का मीडिया उस पर फोकस करता है। और जब अब जिस मौके पे वो जा रहे हैं और जिस पस मंज़र में वो जा रहे हैं, जिसमें कि ये जो हमारा इलाका है, एक तो अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं तकरीबन एक मौके पे सेटल होने वाले थे और बीच में रुक गए, उसके बाद फिर शुरू हो गए, अब फिर ख़बरें आ रही हैं कि वो काफ़ी करीब हैं। कुछ झगड़े वगड़े जो थे कि जी इस मामले पे डिफरेंसेस थे कि जो तालिबान हैं वो तशद्दुद कम करेंगे अगर सीज़ फायर नहीं भी होगी, और जो ख़ित्ते के इलाके बाकी के हैं, ईरान के, सऊदी अरब के, इन तमाम मामलात के सिलसिले में, क्योंकि पाकिस्तान की शुरू से कोशिश रही है कि इस्लामी दुनिया में जब भी कोई नफाक हो वो कोई ना कोई अपना रोल अदा करे, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कई दफ़ा पब्लिकली स्टेट किया है, फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी कर चुके हैं बशमूल अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका होगा पाकिस्तान के लिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए। खबर ये भी है लेकिन एक बात क्लियर है कि भारतीय सरकार ने SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो उनका सालाना इजलास होता है, इसके लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इनवाइट किया, और ये इजलास इस साल के आखिर में होना है। इसमें चाइना है, उसके साथ काज़िस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ये सब मेंबर हैं। इतने महीने पहले दावतनामा भेजना, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों भेजा गया? और दूसरी तरफ जो भारत मुसलमानों के साथ कर रहा है, चाहे वो कश्मीर में हो या चाहे भारत के अंदर के मुसलमानों के साथ जो रवैया है, तो क्या ऐसे आलमी फोरम्स जिनकी मेज़बानी भी भारत कर रहा हो, पाकिस्तान को इसमें शरीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, ये एक तो ये कि ये वाकई सोचने की ज़रूरत है। एब्सटेन तो नहीं करना चाहिए कि जाए कौन, ये दूसरी बात है। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर ना जाए तो फॉरेन मिनिस्टर को भेज दें। हालात अगर बेहतर होते तो प्राइम मिनिस्टर खुद जाते, लेकिन अगर हालात जो मोदी साहब के जिस किस्म के वहाँ भारत में मामलात हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों के सिलसिले में, और कश्मीर का जो आर्टिकल 370 जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मसला कश्मीर का रहा है, UN रेजोल्यूशंस अगर आप देख लें 1948 में जो पास हुए थे, तो जब से पाकिस्तान तकरीबन बना है तो ये इशू हमारे साथ चल रहा है। भारत ने जिस तरह से उसमें रवैया अपनाया है आर्टिकल 370 में, वो अपने तई तो ये सोच रहा है ना कि मामला ख़त्म हो गया। मामला उसके कहने से तो नहीं ख़त्म होगा, ग्राउंड रियलिटीज जो होती हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बदल जाते। आपको लगता है कि बायकॉट नहीं करना चाहिए, इसका जाना चाहिए, मुकम्मल बायकॉट नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए इस पे? नहीं, बायकॉट तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो उसकी वजह है। उसकी वजह ये कि जो मीटिंग्स होती हैं, ये कोई भारत की मीटिंग तो नहीं है ना, ये तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो एक्टिव रोल अदा करे। और बल्कि ये ठीक है कि अगर मीटिंग्स के दौरान पाकिस्तान वो खुल के बात नहीं कर सका अगर फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाएंगे तो, लेकिन बहरहाल साइडलाइंस में तो मीटिंग्स फिर भी हो सकती हैं, और साइडलाइंस में तो कोई पाबंदी नहीं है कि फॉरेन मिनिस्टर जो कश्मीर के मुसलमानों की और जो कश्मीरियों की सूरत हाल है और जो जिस किस्म के कवानीन भारत पास कर रहा है जिनका मुसलमानों डायरेक्ट में आ रहे हैं। एक बड़ी और अहम बात, FATF से भी पाकिस्तान के मुज़ाकरात जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। हमें अमेरिका की इस पर हिमायत चाहिए। दूसरी तरफ आप देखें एलिस वेल्स जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ज़ाहिर है अफगान पीस प्रोसेस है, उस पर भी बात होगी जिसमें अमेरिका को पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए, और पाकिस्तान ने वहाँ पर अमन के लिए हमेशा अपनी काविशों और कोशिशों का बताया भी है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प आउट किया है हमेशा अफगानिस्तान के मसले को लेकर। तो आपको लगता है कि हम इस पोजीशन, बार्गेनिंग पोजीशन में है कि FATF पर हमें अमेरिका की मदद चाहिए? जो वज़ीर ख़ारजा ने भी बात की कि अमेरिका बताए कि इस मामले पर हमारे लिए क्या मदद कर सकता है, तो हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने मुतालिबात भी सामने रख सकें। देखिए, पोजीशन यूँ है, FATF के सिलसिले में पाकिस्तान ने बहुत काम किया है।
इसमें कोई शक नहीं है, बहुत से कवानीन पास किए हैं और ख़ुद एलिस वेल्स इस बात की मोतरफ है, उन्होंने इस बात का आज एतराफ़ किया जाके कि ये जो FATF के सिलसिले में पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट किए, आपको माने या ना माने इसमें कोई शक नहीं कि ज़रूर जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसका असर पड़ता है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप से जब प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होगी तो मुख्तलिफ पैराओं में मुझे कोई शक ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसका जिक्र करेंगे, बहुत शुक्रिया, पे उसका असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, मौजूदा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी तो एक तरफ, लेकिन साबिक वज़ीर आला पंजाब और ख़ुद को खादिम आला कहने वाले शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के कारनामे भी कुछ खास नहीं हैं और उनकी नाअहली और बद इंतज़ामी की दास्तानें आज भी सुनाई दे रही हैं। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर वज़ीर आला मुआयना टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और टैफ्टा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के खिलाफ करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से जो कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ और डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर का म्यार तालीम तबाह करने पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इंकशाफ ये हुआ है कि गुज़श्ता 2 सालों में DAEA में दाखिला लेने वाले तलबा और तालिबात में नाकिस हिकमत अमली, कमज़ोर म्यार तालीम, लैब में मतलूबा मशीनरी और आलात की अदम दस्तियाबी और असातिज़ा की कैपेसिटी बिल्डिंग ना होने की वजह से 70% तलबा फेल हुए, जिससे हुकूमत का सूबे में हुनरमंद अफराद की पैदावार के टारगेट्स भी मुतासिर हुए और फ़नी तालीमी म्यार भी तबाह हो चुका है। और इन वज़ीर आला की मुआयना टीम ने तमाम मामलात पर चेयरमैन टैफ्टा से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि साबिक हुकूमत पंजाब में स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 अरब की लागत से टैफ्टा के इदारों से 5,40,000 की वर्क फोर्स एक तैयार की थी, लेकिन टैफ्टा के पास उसका कोई डाटा ही नहीं है कि इस वर्क फोर्स से कितने अफराद को रोजगार फराहम हुआ, कितने अफराद ने अपना कारोबार शुरू किया। इस सफर में बात करूंगी, अनवर सुमरा मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अनवर आपका। अनवर, इतना जो म्यार अब गिरा है, क्या ये पिछले माजी में जो इस इदारे की कारकर्दगी रही है ये उसी का नतीजा है? जी देखें शाजिया, बात यह है कि सूबे में हुनरमंद अफराद और तजर्बाकार अफरादी क़ुव्वत पैदा करने का एक अदारा है टैफ्टा। इसके तहत जो है सूबा भर में 403 अदारे काम करते हैं, जिनमें 35 जो हैं टेक्नोलॉजी कॉलेजेस हैं। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग जो है इसका सबसे प्राइम प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट है, जो 3 साल का डिप्लोमा होता है, जिसमें जो स्टूडेंट जिनको FSC में दाखिला नहीं मिलता वो वहाँ पर दाखिला लेते हैं। और टैफ्टा के अदारों में 15 डिसिप्लिन हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, इसके बाद कंप्यूटर का है, इसके बाद ड्रेस डिज़ाइनिंग का है, इस तरह के बहुत सारे बायोमेडिकल का है। ये डिप्लोमे करवाए जाते हैं। वो मार्केट में स्किल्ड लेबर आती है, वो सब इंजीनियर भर्ती होते हैं सरकारी अदारों में, प्राइवेट सेक्टर में भी, सिविल में भी चले जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 10 साल में पिछली जो हुकूमत थी, जो गुड गवर्नेंस के दावे करती थी, उसने ये किया कि उसने बजाय इसके कि अपना जो प्राइम प्रोग्राम है DAE उस पर तवज्जो देने की बजाय उन्होंने शॉर्ट कोर्सेज पर फोकस किया और ये एक जाली सी फिगर बना ली कि हम 5,40,000 अफराद को स्किल दे के, हुनर देकर मार्केट में लेके आएंगे और उनको रोज़गार फराहम होगा। और उसके लिए 5 अरब रुपए ज़ाया किए गए और उस पर फोकस करने की बजाय उस पर फोकस किया गया, जबकि इनका जो प्राइम अपना प्रोग्राम था, जिसमें तलबा जो हैं मैट्रिक के बाद जो साइंस के स्टूडेंट आते हैं और वो डिप्लोमा करके मार्केट में जाते हैं, उन पर फोकस नहीं किया गया। सॉरी, इसमें एक वजह यह भी थी कि मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत ने ये तरीक़ाकार बदला है या वो भी उसी कार के तहत चल रहे हैं? जी देखिए, मौजूदा हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि ये भी उसी डगर पर चल रही है, वही खिलवाड़ कर रही है जो खिलवाड़ पिछली हुकूमत ने किया था। अच्छा। अब जो हुनरमंद नौजवान जो एक सूबे में पंजाब में पैदा करने हैं, मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, अगर ये लोग भी वही काम कर, इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ पे हो रही है? नहीं, बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन देखें, इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ की होगी कि माजी में क्या होता रहा है। अब ये उससे ये सबक नहीं सीखा कि अब ये क्या करने जा रहे हैं। जो हुनरमंद प्रोग्राम है उसमें भी ऐसे प्रोग्राम में शॉर्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं जिनकी मार्केट में डिमांड नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि जब ये चीज़ें हमने इन्वेस्टिगेट की तो पता चला कि FSC के स्टूडेंट के जो तलबा जो इम्तहानात में आए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में, उनमें 2018 का जो रिज़ल्ट था वो 55% था और 2019 का 63% था।
जबकि टेफ्टा के जो DAE के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3 साल वहाँ पे थ्योरी भी पढ़ी, प्रैक्टिकल काम लैब में भी किया, इसके अलावा फील्ड विजिट करवाए गए, अटैचमेंट करवाई गई उनकी मुख्तलिफ इंडस्ट्री के साथ, उनकी पास होने की शरह 30% भी नहीं है। उसकी क्या वजूहत है? वजूहत ये हैं, देख माजी में एक तो उनका करिकुलम रिवाइज नहीं किया गया, 8-10 साल पुराना करिकुलम है, लैब को अपग्रेड नहीं किया गया, अभी भी वहाँ शराड गाड़ी पे जो 1972 की है उस पर ट्रेनिंग दी जाती है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, अब जो ऑटोमोबाइल आ रही है, मतलब कि ये लोग भी तरीक़ाकार नहीं रहे हैं। मौजूदा हुकूमत से ये तवक्को की जा रही थी कि इन्होंने तब्दीली का नारा लगाया। इमरान खान साहब ने जब कामयाब नौजवान प्रोग्राम शुरू किया तो उसके तहत पंजाब में हुनरमंद नौजवान 1 लाख से ज़्यादा पैदा करने का प्रोग्राम शुरू किया। इन्होंने भी वही शॉर्ट कोर्सेज ऑप्ट किए, वही लैब को होना तो ये चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करके जो अवामिल सामने आए, जो नाकामी की वजह इनके सामने आए, उसको ये बदलते हुए नया तरीक़ाकार इख्तियार करके तो ऐसा मैकेनिज्म सामने लेके आए जिससे तलबा की कामयाबी का तनासुब भी और तलबा को वो हुनर दिया जाए जिनकी मार्केट में डिमांड है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अभी भी ये गवर्नमेंट जो है पुरानी गवर्नमेंट की डगर पर चल रही है। चाहिए तो ये था कि एक तो ये ओवरऑल करते सारे सिस्टम को, उनका करिकुलम चेंज करते, लैब्स को अपग्रेड करते, इसके अलावा मार्केट की जो डिमांड है उसको कैलकुलेट करवाते, असेस करवाते, उसके तहत जो है हुनरमंद नौजवान का प्रोग्राम जो है उसको फाइनलाइज करते। लेकिन इन्होंने भी हुनरमंद नौजवान का प्रोग्राम जो है उनको फाइनलाइज करने में लोकल इंडस्ट्री की इनपुट ही नहीं ली, उनको ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। आपकी डिमांड क्या है, आपको किस तरह का टेक्निकल बंदा चाहिए, आपको किस तरह की अफरादी कुव्वत चाहिए जो हुनरमंद हो, जिसको हम पैदा करें, जिसको मार्केट में एक रोजगार भी मिल सके और आप भी उसको अच्छी तरह अकोमोडेट कर सके। तब्दीली सरकार जो है ये भी दावे ही कर रही है, ये भी नंबर गेम पर चली गई है कि 1 लाख से ज्यादा हमने हुनरमंद पैदा करने हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर सुमरा मेरे साथ थे। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम स्टोरी वो ये कि मुल्क के मुआशी हब कराची के शहरियों के लिए एक बुरी खबर ये है कि कराची के अवाम को सेफ सिटी मंसूबे के लिए मजीद अब इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अरबों रुपए की लागत का कराची सेफ सिटी मंसूबा ज़ेर इल्तवा का शिकार हो गया है। जबकि वक्ती तौर पर शहर के 700 मुख्तलिफ मकामात पर पुराने 2200 CCTV कैमरों को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। लेकिन अपग्रेडेशन के बाद ये कैमरे कितने मौसर होंगे और जराइम रोकने में कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक महकमा दाखिला की सिफारिश पर हुकूमत सिंध ने पुराने कैमरे अपग्रेड करने का उसूली फैसला किया है और वज़ीर आला सिंध ने महकमा दाखिला को पुराने कैमरे अपग्रेड करने के लिए एक समरी भी अरसाल करने की हिदायत कर दी है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से शाहराह फैसल, मेट्रोपोल से सिंध सेक्रेटेरिएट, गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस तक सिस्टम अपग्रेड होगा, जबकि एयरपोर्ट से रेड जोन तक कैमरों की मुरम्मत करके उनका रिकॉर्डिंग सिस्टम भी अपग्रेड किया जाएगा। जबकि गुज़श्ता 3 सालों से कराची सेफ सिटी मेगा मंसूबा हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से इल्तवा का शिकार है। इस अदम तवज्जो की वजूहात क्या हैं? क्या सिंध हुकूमत के पास पैसे नहीं है या हुकूमती नाअहली की वजह से कराची में अभी तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है? इस पर मैं बात करूंगी, हमारे नुमाइंदे हैं वहीद राज पर। बहुत शुक्रिया वहीद। वहीद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मजीद और कितना वक्त लगेगा इस मंसूबे को कंप्लीट होने में? देखें शादिया, ये कराची सेफ सिटी मंसूबा पीपल्स पार्टी के जो गुज़श्ता दौर में जो है इसका ऐलान हुआ था साबिक़ सूबाई वज़ीर शर्जील अनाम मेमन की जानब से, जब वज़ीर बल्दियात थे। तो ये अरबों रुपए का मंसूबा है। ये तो अभी हमें नहीं लग रहा है कि अब 5-10 साल में ये कोई मंसूबा शुरू हो सकेगा। इस वक्त अभी जो इनको जो पायलट सेफ सिटी मंसूबा जो है शुरू किया जा रहा है, जिसमें 2200 जो है कैमरे लगेंगे शहर भर में, तो 700 मकामात हैं। रेड जोन, कराची एयरपोर्ट से रेड जोन तक ये कैमरे जो है इनको कवर करेंगे। तो अभी सिंध गवर्नमेंट की जानब से ये महकमा दाखिला की सिफारिश पर कैमरे कैसे अपग्रेड होंगे? अगर पुराने कैमरे इतने अच्छे होते, उनकी कारकर्दगी बेहतर होती, तो इतने जो वाक़यात हुए तो ये सब कुछ पता चल सकता था ना, इतनी जो जराइम में कमी आ सकती थी। तो ये पुराने, क्या ये मजीद काम ख़राब नहीं होगा इससे? शादिया, देखें सिंध सेक्रेटेरिएट जैसे रेड जोन जहाँ चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर है, सेक्रेटरी दाखिला, तो 42 डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज बैठते हैं वहाँ पर। उसमें आग लगी तो ये पता नहीं लग सका कि आग लगी कैसे, क्योंकि वहाँ कैमरे जो है आउट ऑफ ऑर्डर थे, वहाँ काम नहीं कर रहे थे। जो अहम किस्म का जो मरकज़ है पूरे
सिंध का जो है वहाँ पर सेक्रेटरीज बैठते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ऑफ हेड बैठते हैं, सूबाई वज़रा बैठते हैं, तो वहाँ भी पुराने कैमरे लगे हुए थे जो आउट ऑफ। हमें याद है 2016 में जब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेटे को कराची का जो पोश क्लिफ्टन, आपको भी याद होगा कि जब अगवा किया गया तो सिंध पुलिस का जो सर्वेलियंस कैमरा था वही खराब था, इनकी अपनी नहली थी जो इनके आगे आ रही थी। तो अभी भी अगर पुराने सिस्टम को ही इन्होंने अपग्रेड करना है तो ये तो और ज्यादा कोई काम खराब हो जाएगा। इस पर हुकूमत, सिंध की हुकूमत क्यों नहीं सोच रही है? पैसा नहीं है इनके पास, खर्च ज्यादा आएगा, फंड नहीं है इनके पास, मसला क्या है? देखें शादिया, ये कराची सेफ सिटी मंसूबा चाइनीज़ एक कंपनी को दिया गया था ये ठेका, तो उसको जो है भगाया गया ज़बरदस्ती। तो उन्होंने कंप्लेन की थी नेब को कि हमारे जो हम इस पर पूरे उतरे हैं ठेके पर, जो अलाट हमें होना चाहिए, लेकिन एक निजी कंपनी को दिया गया है जो एक सूबाई वज़ीर की फ्रंटमैन की कंपनी थी। अरबों रुपए का जो उसका ना तजर्बा था ना कुछ। तो कहने का मकसद तो अभी जैसे 21 ग्रेड के सेक्रेटरी जो हैं बदर जमील मंदरो, वो मुबैना तौर पर गुम हो गए, उसका पता नहीं हो सका। इसी तरह जो बिस्मा का वाक़या था, दुआ मंगी का वाक़या हुआ, तो कैमरे ना होने की वजह से पूरा का पूरा जो पुलिस को जो शवायद मिलने थे वो नहीं हो सके। पुलिस जो है सिर्फ मुतासरीन के बयानात पर ही जो है दारोमदार रखती है कि उनका जो बयान देखकर कोई क्लू मिल जाए तो हम इन पर गैंग तक पहुंच सकें। तो अगर सेफ सिटी मंसूबा होता तो ये वाक़यात जो है मुसलसल नहीं होते, इन पर जो गैंग्स थी उन तक पहुंच जाती, कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंच जाते। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जिम्मेदारी सूबाई से दाखिला और सिंध पुलिस के सपोर्ट की गई है, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है? देखें, सेफ सिटी मंसूबा सिंध पुलिस और महकमा दाखिला सिंध का जो मुश्तरका तौर पर ये करेंगे। नादरा की जो खिदमात हैं इस सिलसिले में ली गई हैं, लेकिन अभी सिंध पुलिस और सिंध गवर्नमेंट का जो आपस में देखें मामला चल रहे हैं IG को हटाने के हवाले से, एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। तो ये मंसूबा सेफ सिटी मंसूबा तो इंतजार करना पड़ेगा सालों तक। लगता है कि अपग्रेड करके पुरानों को ये मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस्लामाबाद में भी ये मंसूबा जो है ना वो मुकम्मल हो चुका है, वहाँ पे भी हो रहा है, लाहौर में भी हो रहा है। तो कराची में अगर ये अपग्रेड किया जा रहा है, पुराने कैमरों को अपग्रेड करके, तो इस प्रोजेक्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि सामने ना आ सके कि डिले क्यों हो रहा है। देखें, जैसे हमने अब मेट्रो बसेस पर भी हम कर चुके थे, वहाँ भी जो है टर्किश कंपनी उस पर पूरी उतर रही थी, उनको भी जो है ठेका मिलना था। लेकिन इनमें देखिए सिंध गवर्नमेंट की जो मनपसंद कंपनियाँ उन पर जो है नहीं आ रही, उनको एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो मुख्तलिफ जो मेगा मंसूबे हैं सिंध के, उनको जो है रुलाने की कोशिश की जा रही है कि इसको कैसे हम जो है डिले कर सकें। ये कोई आपस की, ये ऊपर के लोगों की आपस की चपकलिश की तो नहीं है कि ठेका इसको देना है, फला कहे ठेका इसको देना है? तो लगता है ये उन चपकलिशों की वजह से ये मामला जो है ताखीर का शिकार हो रहा है, ये भी एक वजह हो सकती है। शादिया, देखें, ये इनकी जो कंपनियां हैं मुख्तलिफ, वो जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें क्वालिफाइड नहीं हो पा रही हैं। तो ये डिले टैक्स जो होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो इंतज़ार करें कोई ना कोई रास्ता निकल आए, हमारी कंपनी जो है इस पर एडजस्ट हो सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वहीद राजपर मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, हमारा मुआशरा अखलाकी पस्ती की आखिरी हदों से भी आगे गुजर चुका है। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात इसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं। इस मामले पर बहुत बात हो चुकी, बहुत लिखा जा चुका, बहुत कुछ पढ़ा जा चुका, बड़ी बहस हो चुकी, लेकिन अमली तौर पर अगर कुछ नहीं हुआ तो प्रैक्टिकली हमने नहीं देखा कि कुछ ऐसे इक़दामात उठाए गए हों जिसकी वजह से हमें यही लगे कि नहीं, इन वाक़यात में कमी हुई है। ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि ये नासूर हमारे मुआशरे में फैलता जा रहा है और अब इस नासूर का निशाना बनी है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा के इलाके ज़ियारत काका साहब में 7 साला बच्ची औज़े नूर, जिसको मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हुए रास्ते से अगवा किया गया, मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, फिर मासूम बच्ची का गला दबाया गया और इसको पानी की टैंकी में फेंक कर उसको कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया और मुल्ज़मान ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। मासूम बच्ची के चचा का ये कहना है
कि ये वारदात करने वाला लड़का भी उनके साथ मिलकर उस बच्ची को तलाश करता रहा, जबकि बच्ची के वालिद गम से निढाल हैं और सऊदी अरब में गुज़श्ता 7 साल से मुलाजमत कर रहे हैं। और इस माह की 25 तारीख को उन्होंने वापस आना था, जिस पर उनकी बेटी बहुत खुश थी और अपने वालिद से कहा था कि मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना, मेरे लिए खिलौने लेकर आना, मेरे लिए जूते लेकर आना। लेकिन मासूम बच्ची की मासूम ख्वाहिश उसके साथ ही दम तोड़ गई। वज़ीर आला KP के महमूद खान भी आज बच्ची के लवाहिकीन से मिलने गए, जिस पर अहले इलाका ने वज़ीर आला से शिकायत की कि इससे पहले भी नौशहरा कलां में मनाहिल नामी एक बच्ची का रेप हुआ और उसे कत्ल कर दिया गया था, लेकिन हुकूमत ने कोई सख्त इक़दाम नहीं किए। सवाल ये है कि आखिर कब तक ये मासूम बच्चियाँ, कब तक दरिंदगी का ऐसे निशाना बनती रहेंगी, कब तक हम ऐसे आवाज़ उठाते रहेंगे, कब तक हम ये कहते रहेंगे कि कुछ कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, ऐसे जराइम के ख़िलाफ़ सख्त कानून साजी कर लीजिए, क्यों नहीं की जाती? हुकूमत को यकीनन अब इस मामले पर संजीदगी दिखानी पड़ेगी, वरना अब शायद ये मुआशरा रहने के भी काबिल ना रहे। कल हम अपने आने वाली नस्लों को जवाब क्या देंगे कि हम किस किस्म के मुआशरे में रह रहे हैं? इस पर सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।